नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता 2009 से 26 तक पूरे 18 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। यह बहुत ही छोटी वीडियो है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। और ध्यान दीजिए बच्चों, यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 में पूछा जा चुका है। हमारे सामने चार विकल्प हैं: सिक्के, साहित्य, अभिलेख और भग्नावशेष या स्मारक। अब इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। पुरातत्व का सीधा सा मतलब होता है जो चीजें हमें प्राचीन काल की खुदाई से प्राप्त हुई है, जैसे कि सिक्के, अभिलेख, पुरानी इमारतें, बर्तन या स्मारक। इन सभी को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे लिखित ग्रंथ, वेद या किताबें होती हैं, उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी साहित्य, क्योंकि साहित्य एक लिखित स्रोत है, पुरातात्विक नहीं। चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान दीजिए, यह आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। भारत में ऐतिहासिक जगहों की खोज और खुदाई के लिए 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई विभाग की स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारत के इतिहास और पुरातत्व में उनके बड़े योगदान के कारण भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी समझा था, भारत में पुरातत्व विभाग एएसआई की शुरुआत करने का मुख्य श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इसी वजह से इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्राचीन भारतीय जगहों को खोजने के लिए चीनी बौद्ध यात्रियों के लिखे गए यात्रा विवरणों का इस्तेमाल किया था। और दूसरा, कनिंघम का यह मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी से हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी बहुत ही खास है और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जॉन मार्शल। वर्ष 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। और इन्हीं के नेतृत्व में आगे चलकर हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी महान सभ्यताओं की वास्तविक खुदाई का काम शुरू हुआ। हमारे अगले प्रश्न है, प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन एक, पूरा वनस्पतज्ञ। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जो विशेषज्ञ हड़प्पा स्थलों से मिले प्राचीन जले अनाज और बीजों का अध्ययन करते थे, उन्हें पूरा वनस्पतज्ञ कहा जाता है। ये इन्हीं प्राचीन अवशेषों की मदद से उस समय के खान पान की जानकारी जुटाते हैं। यानी कि प्राचीन वनस्पति या पौधे के अवशेष का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञों को पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 3, तांबा। मानव इतिहास में खोजी गई और उपयोग की गई सबसे पहली धातु जो थी वह तांबा थी। इसकी खोज पाषाण काल यानी पत्थरों के युग के अंत में हुई थी, जिसके बाद मानव इतिहास में ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 बार लगातार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं: लौह युग, कांस्य युग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसको ग्राफ के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझिएगा बच्चों। हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आती है क्योंकि इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस काल में लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने जानते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन एक, लोहा। सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान तांबा, सोना और चांदी जैसी धातुएं और उनसे बनी वस्तुएं तो भारी मात्रा में मिली है, लेकिन पूरी खुदाई में कहीं भी लोहा नहीं मिला है। लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के लगभग 1000 वर्ष बाद उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से बिल्कुल अनजान थे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। इसे मैप के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझिएगा बच्चों। सिंधु सभ्यता के लोग अलग अलग धातु अलग अलग जगहों से मंगवाते थे, जैसे टीन को ईरान से और टीन तथा लाजबर्त को अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। लेकिन जब हम तांबा और सेलखड़ी की बात करते हैं तो इन्हें राजस्थान के खेतरी अंचल से मंगाया जाता था। मैप में आप साफ देख सकते हैं कि तांबा हमें राजस्थान से प्राप्त होता था। प्रश्न है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह उत्तर प्रदेश में है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यह है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1921। बच्चों स्क्रीन पर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। इस महान नगरीय सभ्यता की खोज पुरातात्विक दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में की थी। यह इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन किया गया सबसे पहला स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अगले प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी रावी। रावी नदी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के बड़ा भंगाल से निकलती है। अक्सर बच्चे यह एक गलती कर बैठते हैं कि वो पूरी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता देखकर हड़प्पा को भी सिंधु नदी के किनारे टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। यह प्रमुख स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो यह प्रश्न है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर निम्न में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनजोदारो। मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। मोहनजोदारो की जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता में सबसे उत्तम थी। इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर आप मोहनजोदारो को देखें तो सबसे विशाल और मुख्य नगर था। हमारे अगले प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिव। मोहनजोदारो से प्राप्त मुहर पर आदि शिव का चित्र मिला है। इस मुहर पर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण अंकित है। सिंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे, जिन्हें शिव का ही एक रूप माना गया है। मुहर पर त्रिमूर्ति पुरुष को योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके चारों ओर पशु विद्यमान हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में लगातार 8 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बच्चों स्क्रीन पर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए। स्नानागार के चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। स्नानागार जो था वह चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ एक आयताकार जलाशय था। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानिक या धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। यह अद्भुत और विशाल संरचना सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदारो के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो उस समय की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हड़प्पाई बाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? सही उत्तर विकल्प एक यानी चर्ट नामक पत्थर से। बच्चों स्क्रीन पर दिखाई जा रही है तस्वीर को अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ दो बहुत ही नायाब बातें छिपी हुई है। हड़प्पाई बाट का प्रयोग मुख्य रूप से नाप तोल के कामों में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के ये बाट बिना किसी निशान के होते थे और इनका आकार घनाकार होता था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है? हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों सामने दी गई तस्वीर में हड़प्पा सभ्यता की कुछ बहुत ही खास वस्तुओं को दिखाया गया है, जिनके बारे में यहाँ 2 बातें लिखी है। पहला, विशिष्ट वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता में मुहरे, मन के बाट और पक्की ईंटें शामिल है। सबसे अनूठी वस्तु हड़प्पाई मुहर को इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु माना जाता है। चूंकि इस सभ्यता की पहचान मुहरों, वजन तौलने वाले बाटों और उनकी पकी हुई ईंट की बेहतरीन कारीगरी से होती है, इसलिए ये तीनों ही चीज़ें इस सभ्यता के विशिष्ट पहचान यानी पूरा वस्तुएं थी। तो बच्चों इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 400। स्क्रीन पर दी गई तस्वीर के अनुसार हड़प्पा की लिपि चित्रलेखात्मक थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी विजयनगर। विजयनगर मध्यकालीन भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? हमारा सही उत्तर है विकल्प ए हड़प्पाई क्षेत्र। मोसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यताओं के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था इनका। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मोसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? सही उत्तर होगा मेलुहा। बच्चों, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने मेलुहा शब्द के बारे में जाना था, ठीक उसी तरह मेसोपोटामिया के प्राचीन अभिलेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया और हमारे अधिकांश इतिहासकार इस मेलुहा शब्द का संबंध सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी सिंधी। अब देखिए बच्चों, आपकी पीपीटी में साफ तौर पर लिखा है कि मोहनजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है क्योंकि यह स्थल सिंध प्रांत में स्थित है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब क्या था? सही जवाब होगा पहला ऑप्शन यानी मृतकों का टीला। सामने बनी हुई इस पुरानी सभ्यताओं के खंडहरों की डिजाइन वाली तस्वीर को ध्यान से देखिए। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। हमें बिल्कुल इसी बात को दिमाग में बिठाकर रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष कब मिले? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प यानी 1922। स्क्रीन पर दिए गए नक्शों को देखिए जिसमें भारत और पाकिस्तान के पास सिंध प्रांत को दिखाया गया है। मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और इसे साल 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इतिहास के अनुसार राखल दास बनर्जी को इसके अवशेष साल 1922 में मिले थे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे स्थित बौद्ध स्तूपों की खुदाई के दौरान इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोजे थे, यानी कि उत्खनन या खुदाई का मुख्य श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा राखल दास बनर्जी। स्क्रीन पर दी गई इस अनूठी मूर्ति की तस्वीर को देखिए। मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस पूरी खोज और खुदाई का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। सामने लगी इस खूबसूरत नदी और उसके किनारे बसी पुरानी इमारतों की तस्वीरों को गौर से देखिए। इसके बगल में लिखे पॉइंट को समझे तो सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पाकिस्तान के रास्ते बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसी पावन नदी के तट पर मोहनजोदारो बसा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदारो। पकी ईंटों के चबूतरों वाली इस लंबी सी संरचना को देखिए। सिंधु सभ्यता का विशाल अन्नागार मोहनजोदारो के दुर्ग में मिला है। यह पक्की ईंटों के चबूतरे पर बना एक बहुत बड़ा अनाज का गोदाम हुआ करता था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्योन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहनजोदारो और हड़प्पा। अपनी स्क्रीन पर इस छोटी सी बर्तन यानी लघु पात्र का तस्वीर को गौर से देखिए। इसके बनाने के घटकों में क्वार्ट्ज पाउडर, रंगीन ऑक्साइड और गम या बाइंडर शामिल होते थे। स्लाइड के पॉइंट को समझे तो जटिल तकनीक से निर्मित यह वस्तु अत्यंत कीमती थी। सबसे खास बात यह है कि यह केवल अमीर और बड़े विकसित शहरों में मिलती थी जो मोहनजोदारो और हड़प्पा थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अब तक आप एक एग्जाम में
यही प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित थी। लेकिन आगे भी इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि मैंने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोथल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर पहला विकल्प यानी गुजरात होगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल खंबात के खाड़ी के पास बसा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख तटीय व्यापारिक केंद्र था, जहां से व्यापारिक नावें और जहाज आते जाते थे। हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा विकल्प सी, भोगवा नदी। भोगवा नदी गुजरात की प्रमुख साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। भोगवा नदी के जलमार्ग का उपयोग करके व्यापारिक नावें और जहाज सीधे लोथल के बंदरगाह तक आते थे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? सही उत्तर होगा हमारा दूसरा विकल्प यानी एस आर राव। स्क्रीन पर दिए गए चित्र को देखिए जिसमें लोथल की ऐतिहासिक खुदाई के दृश्य को दिखाया गया है। इतिहास के अनुसार एस आर राव के नेतृत्व और निर्देशन में साल 1955 में यह लोथल की खुदाई का आरंभ हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एस आर राव द्वारा लोथल की खुदाई कब शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 1955। स्क्रीन पर दिए गए चित्र को देखिए जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रसिद्ध स्थल के अवशेषों को दिखाया गया है। इतिहास के अनुसार लोथल से भारी मात्रा में शंख, तांबा और कीमती पत्थर के अवशेष मिले हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ मिला है? बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा चौथा विकल्प यानी लोथल। नक्शे और चित्र को देखिए जिसमें गुजरात के क्षेत्र को दिखाया गया है। लोथल से विश्व का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह और फारस की मोहरें मिली है। इसके साथ ही लोथल से सिंधु सभ्यता में चावल की खेती के सबूत यानी धान की भूसी मिली है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि धान की भूसी जो है यह आपको रंगपुर से भी मिली है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? सही जवाब हो जाएगा लोथल। जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में जाना कि लोथल की खोज और खुदाई एस आर राव ने की थी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एस आर राव ने लोथल के अलावा गुजरात के एक अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल रंगपुर की भी खुदाई की थी, जो कि मैंने पहले बताया कि यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प यानी गुजरात। स्क्रीन पर दिए गए नक्शों को देखिए जिसमें गुजरात राज्य के कच्छ जिला क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है और तीर के निशान से धौलावीरा की सटीक लोकेशन को दर्शाया गया है। धौलावीरा से हमें विशाल जलाशय और खेल का मैदान मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके आगामी एग्जाम में यह पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस धौलावीरा की खोज साल 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। और तीसरी सबसे खास बात, इसे साल 2021 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा विकल्प तीसरा यानी सुरकोटदा। स्क्रीन पर दिए गए नक्शों को देखिए जिसमें गुजरात राज्य के कच्छ जिला क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है। पहली बात, इस सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने साल 1964 में की थी। हालांकि हड़प्पा के लोग सामान्यतः घोड़े से परिचित नहीं थे, इसलिए यह खोज एक अपवाद मानी जाती है। चलिए आज के इस अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा विकल्प डी, अफगानिस्तान। सोर्तुघई से खेती के सिंचाई हेतु नहरों के अवशेष मिले हैं। सोर्तुघई से कीमती नीले रंग का पत्थर लाजवर्त मणि प्राप्त होता था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पर रोजाना होमवर्क देकर PYQ की बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।